So, hello everyone. Today we will have with the next lecture, lecture 2 of interface topic. Last class में हम लोग ने समझा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के इंट्रोडक्शन पार्ट. आज हम लोग सेल साइकिल जो दो में डिवाइड होते हैं इंटरफेस और सेल डिवीजन उसमें से इंटरफेस वाले टॉपिक को समझेंगे. उससे पहले जो लास्ट क्लास में दो क्वेश्चन दिए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन जो ये था सेल साइकिल इन्वॉल्व्स duplication of genome, synthesis of other cell constituent, division of cell, all of the above. हिंदी में सेल चक्र में शामिल है जीनोम का दौरा, अन्य सेल घटकों के संश्लेषण, सेल का विभाजन, उपरोक्त सभी. और इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी. इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ. आंसर होगा फोर्थ. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो था रिगार्डिंग टू द मतलब सेल चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका भी आंसर होगा फोर्थ. लास्ट क्लास में मैंने सारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट सब कुछ समझाया था. फिर भी डाउट रहेगा तो वैसे डाउट नहीं रहेगा, बस इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत है क्योंकि मैंने बोला था कि क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ जेनेटिकल कंट्रोल होता है और इसमें बोल रहा है दैट आर नॉट अंडर जेनेटिक कंट्रोल. नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरफेस का. So now we will start with the next topic, phases of cell cycle. कल हम बेसिक किया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. आज हम phases of cell cycle में पढ़ेंगे. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल साइकिल में दो पार्ट होता है. एक होता है इंटरफेस और एक होता है सेल डिवीजन. एक होता है इंटरफेस और एक होता है सेल डिवीजन. राइट. आज हमारी टॉपिक है इंटरफेस. देखेंगे कि मैंने डायग्राम पहले से बना रखा है. इंटरफेस में तीन पार्ट आते हैं, G1, S और G2. और सेल डिवीजन जिसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आता है. करेक्ट. कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस. आज के हमारे टॉपिक डिस्कशन है G1, S और G2 फेज. ये तीन फेज को हम लोग डिस्कस करेंगे आज. G1 फेज वो फेज होता है. उससे पहले मैं बताना चाहूँ कि इंटरफेस और सेल डिवीजन में से इंटरफेस जो होता है वो 95% या मोर देन 95% तक इंटरफेस चलता है और लेस देन एन आवर या एन आवर, सॉरी नॉट लेस देन एन आवर, कुछ घंटों के लिए सेल डिवीजन होती है. ठीक है. आप जैसे कि यूकेरियोटिक सेल्स जो होते हैं यहाँ पे देखेंगे, जो हमारे यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उसकी सेल साइकिल कंप्लीट होती है 24 आवर्स में. तो वहीं ईस्ट की सेल साइकिल कंप्लीट होती है 90 मिनट्स में. तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि 95 मिनट्स जो होते हैं, 24 आवर्स की जो 95 मिनट्स होते हैं वो इंटरफेस लेते हैं और कुछ घंटे, 1-1.5 घंटे सेल डिवीजन देता है. इंटरफेस को हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं. ठीक है. इसको रेस्टिंग फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फेज में कोई सेल डिवीजन नहीं होता. इस फेज में सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए, जिसको हम लोग एंड फेज कहते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज इंटरफेस. इंटरफेस वो फेज है, इज अ फेज where cell prepare itself, where cell prepare itself for cell division. यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करती लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवाइड होने के लिए. इंटरफेस में सेल का ग्रोथ होता है. करेक्ट. सेल का ग्रोथ होता है. आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. डीएनए का सिंथेसिस होता है. लेकिन सेल डिवीजन नहीं होता. यही बात करें G1 फेज की, S फेज की और G2 फेज की, जो इस इंटरफेस को डिफाइन करती है. तो G1 फेज वो फेज होता है जहां पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं. मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं. यहाँ पे सेल ग्रोथ भी करती है लेकिन यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन
नहीं होता है। कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है और वो स्पेसिफिक स्टेज है एस फेज, जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। राइट, यहाँ पे सेंट्रियोज का भी डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोज का भी डुप्लीकेशन होता है, लेकिन क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन यहाँ नहीं होता। डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। राइट, जो क्रोमोसोम होता है उसका डुप्लीकेशन नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि डीएनए और क्रोमोसोम में किसका डुप्लीकेशन होता है। कल लेक्चर में मैंने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, आज उसको फिर हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये पेरेंट सेल है, इसको हम लोग पेन से देखते हैं। ये पेरेंट सेल है ए, ठीक है, ये पेरेंट सेल है ए, ये ग्रोथ करेगी, इसकी साइज बड़ी होगी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों था ये भी बताया था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वो लेक्चर जाके आप देख सकते हैं। तो और फिर ये डिवाइड करेगी, ठीक है। डिवाइड करने से पहले यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होना जरूरी है। क्यों रेप्लिकेशन होना जरूरी है, ताकि जो डॉटर सेल्स हो उसके पास जो जीनोम हो वही जीनोम हो जो पेरेंट सेल के पास है। पेरेंट सेल के पास 2n जीनोम है, हम चाहते हैं 2n जीनोम इसके पास भी हो, तो इसके पास होने के लिए ग्रोथ के टाइम डीएनए रेप्लिकेशन इसके पास 4n होना चाहिए, तभी तो 2n 2n मिलेगा। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन का होना जरूरी है, और वो किस फेज में होता है, एस फेज में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे G2 फेज। G2 फेज में भी जो सेल्स होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। यहाँ देखते हैं, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, राइट, आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस और सेल ग्रोथ, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है जो थ्रू आउट द इंटरफेज होता है। मतलब सेल ग्रोथ यहाँ भी होगा, सेल ग्रोथ यहाँ भी होगा, सेल ग्रोथ यहाँ भी होगा, आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। बस ये है कि एस फेज में स्पेशल प्रॉपर्टी है डीएनए रेप्लिकेशन जो सिर्फ एस फेज में होगा, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो सिर्फ एस फेज में होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो हो रहा है वो हो कहाँ रहा है। डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है, वही सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। देख सकते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में हो रहा है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे G0 फेज, जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। G0 फेज भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। G0 फेज में सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। G0 फेज में सेल यानी कि कोशिका मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन इस स्टेज को हम लोग इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ये एक इनएक्टिव स्टेज है। करेक्ट, इनएक्टिव स्टेज है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। G0 फेज को हम लोग वो फेज कहते हैं जब सेल्स सेल साइकिल को एग्जिट कर जाती है। जैसे ये होती है सेल साइकिल जो अभी चल रही थी हमारी, G1 फेज, Z फेज, G2 फेज, और यहाँ पे सेल डिवीजन फेज आया था। जब सेल G1 फेज को एग्जिट कर जाती है, या फिर हम लोग कहेंगे सेल साइकिल को एग्जिट करती है, एग्जिट द सेल साइकिल, तब वो G0 फेज में आती है। G0 फेज को हम लोग क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। कौन सा स्टेज कहते हैं, क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं, जहां पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होती हैं लेकिन अपने आप को डिवाइड नहीं करती। ये डिवाइड तभी करती हैं जब इनको करने के लिए बोला जाए, जब इनको बोला जाता है कि अब तुम्हारी बारी है डिवाइड करने की, तब वो आती हैं डिवीजन करने। करेक्ट, तो G0 फेज में सेल्स को डिवाइड करने के लिए बुलाना पड़ता है। ठीक है, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है कि सेल एग्जिट द सेल साइकिल,
इससे क्वेश्चन कैसे बनता है कि जी नॉट फेज कैसे बनेगा, जी नॉट फेज ऑप्शन ए एग्जिट द सेल साइकिल, सी सी मतलब सेल साइकिल, बी सस्पेंड द सेल साइकिल, suspend the cell cycle, C left the cell cycle, and B enter the cell cycle. ठीक है, इससे ये क्वेश्चन बनेगा, तो इसका आंसर आपका होगा ऑफ कोर्स एग्जिट द सेल साइकिल, ये एनसीईआरटी की लाइन बी है। अब हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन की नेक्स्ट लेक्चर में, उससे पहले एनसीईआरटी की सारी लाइंस देखेंगे। अब ये जान लीजिए कि माइटोसिस और मेयोसिस एनिमल्स और प्लांट्स में होता कब है। एनिमल्स में एम फेज डिप्लॉयड में ही होता है, डिप्लॉयड यानी कि 2n और हैप्लॉयड यानी कि n, ठीक है, इसको कहते हैं डिप्लॉयड और इसको कहते हैं हैप्लॉयड। ये चैप्टर 3 में प्लांट इन डायवर्सिटी, उस चैप्टर में आप समझे होंगे। और प्लांट्स में, इन प्लांट्स ये 2n और n दोनों में होते हैं, यानी डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों में होता है। वही एनसीईआरटी में पेज नंबर 164 में एक क्लास क्वेश्चन दिया है कि फ्रॉम योर रिकलेक्शंस ऑफ एग्जांपल ऑफ अल्टरेशन जनरेशन इन प्लांट्स, दैट इज इन चैप्टर 3, आइडेंटिफाई प्लांट स्पीशीज इन स्टेज एट व्हिच माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड सेल्स। हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसा प्लांट है जिसके हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होती है। क्या होती है? माइटोसिस होती है, और उसका आंसर होगा जिम्नोस्पर्म सॉरी गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट। क्या होगा आंसर? पेन से लिखती हूँ, गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट। आप ये क्वेश्चन बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड्स में भी और नीट के एग्जाम में भी। सो अब हम लोग एनसीईआरटी को देखेंगे। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अब एनसीईआरटी को देख लेते हैं। मैंने पहले से ही पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं कि जो जो मैंने समझाया उसी को मैंने एनसीईआरटी में मार्क किया। मैंने हर एक लाइन को थ्योरी में पेन पेपर से समझा दिया। पहला पॉइंट तो ये था कि दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। मतलब पूछा जा सकता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में कैसे डिविजन्स होते हैं, कितने टाइम लेते हैं। भाई ईस्ट में 90 मिनट्स लेते हैं, करेक्ट। ये जो ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल का, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। ज़रूरी नहीं कि अगर यूकैरियोटिक सेल्स की ह्यूमन सेल्स में 24 है तो ईस्ट में भी 24 होना चाहिए, ईस्ट में 90 है, राइट। सेल साइकिल के दो बेसिक फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। इंटरफेज को हम लोग अंतरावस्था भी कहते हैं, एम फेज को एम प्रावस्था भी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इंटरफेस को हम लोगों ने इस टॉपिक में डिस्कस किया है, मैं उसकी पॉइंट्स मेंशन कर देती हूँ। एम फेज वो फेज होता है जहाँ पे एक्चुअल मैंने बताया ना, एम फेज सेल डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियस में ही डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है, सेल डिवीजन। और एंड द इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, मतलब कि एक इंटरफेज यहाँ, एक एम फेज यहाँ हुआ, फिर एक इंटरफेज हुआ, फिर एक एम फेज हुआ। तो हम इसको कह सकते हैं कि दो एम के फेज के बीच की फेज को हम लोग इंटरफेज कहते हैं। एंड इंटरफेज लास्ट फॉर मोर देन 95 मिनट, 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ साइकिल, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। द एम फेज जो होता है वो स्टार्ट होता है किससे? न्यूक्लियर डिवीजन से, कोरिस्पॉन्डिंग टू द डॉटर क्रोमोसोम, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। और एंड किससे होता है? साइटोकाइनेसिस। एंड मतलब उसके बाद तो जीवन फेज आ जाती है। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहते हैं, मैंने ये बताया था, क्योंकि इस फेज में सेल का डिवीजन नहीं होता है, लेकिन सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है माइटोसिस के लिए, मतलब एम फेज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है, राइट। इंटरफेज का 3 फेज होता है, ये भी एक्सप्लेन किया, G1, S और G2 फेज। नेक्स्ट टॉपिक आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली लाइन कि G1 फेज कोरिस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब कि जीवन फेज को हम लोग और घुमा के बोले तो उसको कह सकते हैं कि वो फेज है जब माइटोसिस खत्म होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होने से पहले वाली जो बीच की फेज होती है उसे हम लोग इंटरफेज कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये एम फेज है, इस ये खत्म हुआ तब जीवन फेज स्टार्ट हुआ, और ये एस फेज है जहाँ डीएनए रेप्लिकेशन रहे, ये स्टार्ट हुआ उससे पहले ये खत्म हुआ, तो उसके बीच की फेज को हम लोग जीवन फेज कहते हैं। इससे भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे G2 फेज की, तो G2 फेज भी वो फेज है
जो डीएनए रेप्लिकेशन के खत्म होने के बाद शुरू होती है और माइटोसिस से पहले खत्म हो जाती है। ऐसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ इसके बगल लिख देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। G2 का नहीं लिखा है, वो अपने कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं। वही है कि जब जीवन फेज में सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, कंटिन्यूसली ग्रो करती हैं, अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती। डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एस फेज में होता है। कैसे होता है ये भी समझाया। डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और सेंट्रियोल का कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। जी नॉट स्टेज क्या होती है? देखो, एग्जिट द जीवन फेज, वही एग्जिट द सेल साइकिल, ऐसा मान बोलते हैं हम लोग। एग्जिट द जीवन फेज भी आप सही आंसर है, एग्जिट द सेल साइकिल भी सही है। ये एक इनएक्टिव स्टेज है, दिस इज एन इनएक्टिव स्टेज, लेकिन इसमें सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है, डज द सेल्स ऑफ जी नॉट फेजेस मेटाबॉलिकली इनएक्टिव? तो ये गलत होगा। मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन ये खुद में ही इनएक्टिव स्टेज है। माइटोटिक डिवीजन तो प्लांट्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में होता है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने लेक्चर में ही दिया कि फ्रॉम योर कलेक्शन रिकलेक्शंस ऑफ एग्जांपल्स ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, आइडेंटिफाई प्लांट स्पीशीज एंड स्टेज एट विच माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड सेल्स। इसका आंसर था कि गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स। पदिपों में पीढ़ी एकांतरण के उदाहरण को यदि करते हुए पदिप जातियों और अवस्थाओं की पहचान करें जिनमें अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है, उसका आंसर क्या होगा? ब्रायो गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट। आज के लेक्चर के बाद आज मैं क्वेश्चन देती हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिए, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। पहला क्वेश्चन ये है, मैं समझाती हूँ। डिप्लॉइड मानव कोशिका जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, मतलब हमें बताना है किस सेल में डिप्लॉइड ह्यूमन सेल्स में सेल डिवीजन नहीं होता है। हार्ट सेल्स, मसल सेल्स, यानी कि कौन सी सेल्स जी नॉट फेज में एग्जिट करती है। दूसरा वाला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर 14 क्रोमोसोम है रूट सेल्स ऑफ ओनियन में, तो G2 और G1 फेज में कितने क्रोमोसोम थे? याद रखना, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं होता है। तो G1 फेज में जो क्रोमोसोम होगा वही एस में होगा, वही G2 में होगा, वो आपको खुद सोच के बताना होगा। वही हिंदी में, यदि प्याज के प्रत्येक रूट सेल में 14 गुणसूत्र हैं तो G2 और G1 चरण यहाँ लिखा है, में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? ऑप्शन 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, जीवन चरण सेल में चयापचय निष्क्रिय है, यानी कि जी नॉट सेल्स में, जी नॉट सेल्स में क्या सेल्स मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है, या जी नॉट सेल्स बहुत लंबा ड्यूरेशन का है, या फिर डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स ऑफ एनिमल्स डिवाइड बाय ओनली माइटोटिक डिवीजन, की एनिमल्स में सिर्फ माइटोटिक डिवीजन डिप्लॉइड में होता है, कि प्लांट में सिर्फ डिप्लॉइड, कि प्लांट में माइटोटिक डिवीजन सिर्फ डिप्लॉइड होता है। इसमें से सही कौन सा है वो बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेल साइकिल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन G1 G2 फेज। क्या आरएनए सिंथेसिस सिर्फ G1 और G2 फेज में होता है, सिर्फ S फेज में होता है, सिर्फ M फेज में होता है, कि पूरे इंटरफेज में होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल इज बाउंड टू डिवाइड इफ इट हैज एंटर। सेल कब डिवाइड, मतलब किस फेज में एंटर होने के बाद बाउंड हो जाती है, मतलब उसको डिवाइड करना ही पड़ता है। G1 G2 S एंड प्रोफेज। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको करके आइएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।